हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th फिजिक्स के प्रीवियस टॉपिक्स में, जो भी हम प्रीवियस क्लासेस में जो भी टॉपिक्स कवर अप करते हुए आए हैं उससे आगे हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में। अब तक हम क्या बातें कर चुके हैं, एक बार मैं आपको अगर थोरली बताऊं जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। हम विद्युत द्विध्रुव को पढ़ रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसमें हम लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार से एक संरचना होती है, क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के किसी अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति पर उपस्थित किसी बिंदु पर। और मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था जिसमें कि हम लोग किसी भी स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के आसपास किसी भी स्थिति पर किसी भी बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते थे। अभी हमारा जो फिलहाल टॉपिक चल रहा है बच्चों, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख करके और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग गुणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज की क्लास का जो हमारा मुद्दा है, आज की क्लास में हमने जो बात करनी है, प्रीवियस क्लास में हमने जो बात करी थी उससे आगे की बात करनी है। हमने ये कहा था कि अगर मैं किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखता हूं, दैट मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं देखता हूं टॉ इज इक्वल टू पी साइन 0 एंड टॉ इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू होती है 0। दैट मीन्स जो बल आघूर्ण है, नेट बल आघूर्ण है, वो 0 के बराबर आ रहा है। यहाँ से क्या मतलब लगा, यहाँ से मतलब ये पता लगा कि अगर ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और इसमें मैंने विद्युत द्विध्रुव को कुछ इस प्रकार से रखा है, विद्युत द्विध्रुव को मैंने कुछ इस प्रकार से रखा है, तो इस पर कोई नेट बल आघूर्ण हमें लगता हुआ नहीं दिखता, यानी कि उसका मान 0 होता है। इस पोजीशन में हमने ये कहा था कि इसे हम द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। स्थायी साम्य अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमने क्या कहा, हमने आज की बात की, हमने पिछली क्लास में बात डिस्कस कर ली थी, पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हमें क्या बात करनी है, इसे आगे बात करनी है। सपोज कोई विद्युत द्विध्रुव अपनी स्थायी साम्य अवस्था में है, अपनी स्थायी साम्य अवस्था में ए बी पोजीशन में है, और मैं उसे घुमा करके उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, उसको क्षेत्र की जो दिशा में अभी वो व्यवस्थित है, क्षेत्र की दिशा के साथ वो व्यवस्थित है, उसको मैं थोड़ा सा उसकी दिशा परिवर्तित करने की कोशिश करता हूँ। मतलब कि अगर ये उसकी ए बी पोजीशन है तो मैं उसको घुमा करके कुछ ऐसी पोजीशन में लाना चाहता हूँ, ए डैश बी डैश पोजीशन में, जिससे कि वो क्षेत्र के साथ कुछ कोण बना दे, क्षेत्र की दिशा के साथ कुछ कोण बनाता हुआ हमको दिखे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर ये अपनी स्थायी साम्य अवस्था है तो मुझे इसे अपनी स्थायी साम्य अवस्था से इस पोजीशन में ले जाने के लिए कुछ कार्य करना होगा, इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना होगा, इसकी स्थायी साम्य अवस्था को बिगाड़ने के लिए। क्योंकि आइडियल कंडीशन में हम ये कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव जो है अपनी साम्य अवस्था में रहना चाहता है। यदि कोई उस पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है तो वो अपनी स्थायी साम्य अवस्था में रहेगा, जब वो एक समान विद्युत क्षेत्र में रहेगा, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको रखेंगे। लेकिन अगर मुझे इसकी दिशा बदलनी है, मुझे इसको किसी कोण के साथ सपोज से अल्फा के साथ मुझे इसको इस तरीके से खिसकाना है कि ये विद्युत क्षेत्र के साथ अल्फा कोण बना दे, तो इसके लिए मुझे इसकी स्थायी साम्य अवस्था के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य के लिए हम लोग आज व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी कि आवर टुडेज मोटिव ऑफ द क्लास इज टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर डूइंग वर्क इन मूविंग दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम ए बी पोजिशन टू ए डैश बी डैश पोजिशन। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। हम लोग आज W के लिए फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितना कार्य करना पड़ता है, यानी कि आज के टॉपिक होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से ए डैश बी डैश स्थिति तक प्रतिस्थापित करने में किया गया नेट कार्य। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो ये था हमारे आज की क्लास का जो सेंट्रल आइडिया है, जिसके ऊपर हमको बात करनी है, टॉपिक ऑफ द डे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इससे आगे की कहानी को समझने के लिए हम लोग लेंगे स्मार्ट बोर्ड की
हेल्प और चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था को हम लोग अपनी पिछली क्लास में कवर अप कर चुके थे, समझ चुके थे। अब आज हम इससे आगे की बात करने वाले हैं। जरा हेडिंग डालिए मेरे साथ आप सभी। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तो हेडिंग पुट अप कर लेंगे। इन अदर लैंग्वेज हम इसे ये कह सकते हैं कि वर्क डन इन rotating the electric dipole in uniform electric field। चलिए हेडिंग हमने पुटअप कर ली है। अब जरा इसके लिए एक डायग्राम बना देते हैं छोटा सा, ताकि हम समझ सके चीजों को किस प्रकार से हो रही हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधी सीधी तीर वाली रेखाएं खींचते हैं। जो तीर की दिशा है हमें ये बताती है कि किस तरफ हमारा विद्युत क्षेत्र है। समांतर, ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर और समान दूरी पर स्थित होती हैं, तो इन्हें प्लीज समांतर दूरी पर ही, समान दूरी पर ही बनाएं। ठीक है, तो ये है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमें क्या करना है, एक विद्युत द्विध्रुव को रखना है। तो एक विद्युत द्विध्रुव को हम कुछ इस प्रकार से रख लेते हैं। सपोज ये हमने एक विद्युत क्षेत्र रखा है, सॉरी विद्युत द्विध्रुव रखा है। इसका एक ये सिरा है और एक ये सिरा है। ये जो सिरा है ये माइनस क्यू वाला सिरा है और ये प्लस क्यू वाला सिरा है। इसे हम ए बी कह लेते हैं और इसका एक केंद्र बिंदु जो है ओ है। ठीक हो गया। ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसकी जो दिशा है, इसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल क्षेत्र के समांतर है। अभी पिछली क्लास में हमने क्या बात करी थी कि जब हम इस प्रकार रखेंगे, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखें, तो द्विध्रुव पर कोई नेट बल या बल आघूर्ण कार्यरत नहीं होता। इसे हम द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। तो अभी द्विध्रुव जो है अपनी स्थायी साम्य अवस्था है, मतलब अभी इस पर कोई नेट बल या बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको घुमाना है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। हम इसको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे घुमा करके सपोज इसे घुमा करके हम इस डायरेक्शन में लेकर के आए। मतलब जो इसका ए सिरा था, वो यहां आ गया, ए डैश बोल लेते हैं इसे, और बी सिरा यहां चले गया, ए डैश। समझ गए हमने कैसे घुमाया है इसे? आई होप आप बात समझ पाए होंगे। चलिए आवेशों को भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्यू माइनस क्यू आवेश यहाँ आ गया होगा और जो प्लस क्यू आवेश है वो यहाँ पर चला गया होगा। ठीक है, एंगल की बात करें तो हमने इसको किस कोण से घुमाया है, हम सपोज करते हैं हमने इसको अल्फा कोण से घुमाया है।
हम सपोज करते हैं हमने इसे अल्फा कोण से घुमाया है। तो जो बातें हमने इसमें ड्रॉ करी हम उन चीजों को लिख लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को, पहले वाली जो लाइन है पुरानी वाली, इसको हम थोड़ा डार्क शो करते हैं, जो कि हमें ये दिखा पाए कि वास्तव में जो पहली पोजीशन थी वो ये थी। ठीक है, और उसके बाद जो डॉट डॉट वाली है ये ए डैश बी डैश बाद वाली स्थिति है। ठीक, चलिए नोट डाउन करते हैं चीजों को जल्दी से। हम लोग ने जो बात अभी तक बोली उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो लिखिए, यदि अभी द्विध्रुव कैसी अपनी साम्यावस्था में, साम्य स्थिति में, जो पिछली क्लास में बात लिखी थी उससे आगे लिख रहे हैं हम। यहां तक जो बात लिखी है इससे आगे लिख रहे हैं हम। यदि द्विध्रुव को साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाया जाए, हमको घुमाने के लिए कुछ ना कुछ एंगल उसमें बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो ये ओ बिंदु है ये तो फिक्स है, जो इसका केंद्र है जो ओ है इसने तो फिक्स रहना है। ठीक है ना, घुमाया जाए तो द्विध्रुव पर कार्यरत प्रत्यानयन बल युग्म के विरुद्ध कार्य करना होगा। ठीक है, हमको क्या करना होगा, जो प्रत्यानयन बल युग्म है, रिस्टोरिंग कपल फोर्स है, वो उसके अगेंस्ट काम करना होगा। आप जानते हैं ना कि F1 और F2 तो इसमें काम कर ही रहे होंगे, टॉ जो है इसमें काम कर ही रहा होगा, तो हमको टॉ के अगेंस्ट काम करना होगा। अभी जो है साम्य स्थिति में तो टॉ इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमको उसके अगेंस्ट काम करना होगा। हम यहाँ पर एक चीज मानते हैं, माना, लिखते रहिए आप मेरे साथ, द्विध्रुव की साम्य अवस्था की स्थिति इज इक्वल टू ए बी। माना द्विध्रुव की साम्य अवस्था की स्थिति इज इक्वल टू ए बी, और साम्य अवस्था के बाद जब हमने उसको थीटा कोण से घुमाया है, थीटा कोण से घुमाने के बाद द्विध्रुव की स्थिति ए डैश बी डैश, द्विध्रुव जो है अपनी पहले जो साम्य अवस्था में था वो ए बी पोजीशन में था, हमने उसको खिसका करके घुमा करके ए डैश बी डैश कर दिया। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि जब हम इसको घुमा रहे हैं तो हमने कौन सा कोण बोला है, हमने बोला है हमने इसको थीटा कोण से घुमाया है, बट हम इसको एकदम से नहीं घुमाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, स्लोली 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 घुमाएंगे। इसको क्या करेंगे, स्लोली 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 घुमाएंगे। तो किसी एक टाइम पर, किसी एक समय की मैं बात कर रहा हूं जब मैं विद्युत द्विध्रुव को सिर्फ इसी पोजीशन तक घुमा पाया, जब मैं विद्युत द्विध्रुव को सिर्फ इसी पोजीशन तक घुमा पाया। देखो कहां तक, यहां तक, ये बीच में जो लाइन खींच रहा हूं मैं। ठीक है, यहां तक ही मैं घुमा पाया विद्युत द्विध्रुव को। सपोज मैं बात करता हूं कि इस बिंदु तक जो है, इस स्थिति तक मैं द्विध्रुव को अल्फा कोण से घुमा पाया था। कितने कोण से, अल्फा कोण से। आई होप दिख पा रहा होगा, अल्फा कोण। ओके, थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपको दिखाने के लिए। पहले ये वाला पोजीशन देखो, ये जो ये वाला कोण है, दिस एंगल
ये वाला, इसको मैं बोल रहा हूं अल्फा है, क्योंकि मैं विद्युत द्विध्रुव को जब घुमाऊंगा ना तो मैं एकदम से नहीं घुमाऊंगा, ऐसे इस पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो ये किसी बीच वाली पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, जब वो उसको घुमाने की यात्रा के बीच में कहीं पर है, तो मैंने वो एक स्थिति ले ली है, यहां पर ये अल्फा एंगल पर है। कौन से एंगल पर है? ये अल्फा एंगल पर। बहुत ही छोटी दूरी की बात कर रहे हैं, अभी मैंने इसको घुमाना शुरू किया है और ये अल्फा कोण में इसको घुमा पाया हूं और ये इस स्थिति में आ गया। हरी वाली रेखा जो आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं बीच में, पतली लाइन, उससे मैं इसको डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब जब ये बात है, यहां तक लिख दिया आपने, आप जरा ध्यान से समझिएगा, डायग्राम आपने बना लिया होगा, ठीक है। माना जब मैं इसको घुमा रहा हूं, घुमाने की प्रक्रिया में स्लोली स्लोली जब मैं इसे घुमा रहा हूं, माना किसी समय P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण व E विद्युत क्षेत्र किस समय P व E के बीच बनने वाला कोण अल्फा है। अल्फा है तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण हम कैसे निकालते हैं? इस स्थिति में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? द्विध्रुव पर बल आघूर्ण जो होता है, हमने अपने पिछली क्लासेस में भी बात करी है, वो होता है टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई। वो पी और ई के बीच का जो कोण है उसको थीटा हम लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या बोला है? पी और ई के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, तो ये हो जाएगा पी ई साइन अल्फा, ठीक है, पी ई साइन अल्फा। अब अगर मैं यहां पर किए गए कार्य की बात करूं, इस पोजीशन तक मुझे द्विध्रुव को लाने में जो किया गया कार्य है उसकी बात करूं, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये हमने पढ़ा है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में भी हमने बात करी है। तो अगर मैं DW की बात करूं, मैंने बहुत ही छोटे कोण से इसे घुमाया है, बहुत ही छोटे कोण से। अल्फा क्या है? बहुत ही छोटा, मतलब मैं पूरी यात्रा की बात कर रहा हूं कि सपोज हमने इसको यहां से घुमा करके यहां पे लाना है, तो बहुत ही छोटे पार्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही छोटे पार्ट के लिए। सपोज मैं इस यहां पर था और मैं इसको घुमा करके बहुत ही छोटी सी दूरी यहां पर तक लेके आया, तो ये छोटे से कोण अल्फा में कितना कार्य करना पड़े, छोटा सा कार्य पहले मैं फाइंड आउट करूंगा। तो अगर बड़ा कार्य होता, मतलब पूरी जो प्रक्रिया का कार्य है उसको हम W से डिनोट करते, लेकिन अगर एक छोटे से पद का जो कार्य है, छोटे से स्टेप का जो कार्य है, उसको हम DW, D मतलब बहुत छोटे पार्ट के लिए हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, DE इज इक्वल टू क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल। तो यहां पर क्या लग रहा है? बल युग्म इनटू विस्थापन होता है। तो विस्थापन यहां पर किस प्रकार से हुआ? हमें दिखा यहां पर कोणीय विस्थापन हो रहा है, यहां पर विस्थापन एक सीधी दिशा में ना होकर के कोणीय रूप से हो रहा है। यहां पर DW क्यों लिखा? आप में से कुछ लोग को अगर डाउट हो तो इसमें समझने के लिए लिख सकते हैं, द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव को एक अत्यंत छोटा कोण डी अल्फा मान लेते हैं। छोटी चीजों के लिए हम डी का यूज करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। और घुमाने में कृत कार्य, इतना और घुमाने में, जो छोटा सा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा, वो छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, इसीलिए हमने उसको DW से डिनोट करा, ठीक है। अब छोटी सी प्रक्रिया के लिए जो कार्य होगा उसको हम कैसे निकालेंगे? देखो, DW इज इक्वल टू बल युग्म कितना है? बल युग्म ऊपर है हमारा PE साइन अल्फा और इनटू कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन कितना है? दैट इज D अल्फा, ठीक है। अगर मुझे पूरे प्रक्रम के लिए पूरे द्विध्रुव को घुमाने में कुल कार्य निकालना है तो उसके लिए मैं सीधे सीधे क्या करता हूं? इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, समाकलन कर देता हूं।
ये हम लोग मैथ में बात पढ़ते हैं और समाकलन का मतलब भी यही होता है। तो इस प्रकार से हम फिजिक्स में डेरिवेशंस को करने का हमारे पास ये टेक्निक है। तो मैं इसका समाकलन कहां से कहां तक करूंगा, 0 डिग्री कोण से, मतलब जो साम्य अवस्था में था वहां से लेकर मैंने इसको थीटा तक घुमाया, वहां से लेकर मैंने इसको थीटा तक घुमाया। तो पूरी जो प्रोसेस है उसके लिए मैं इसका इंटीग्रेशन मतलब जोड़ दूंगा। तो ये हो जाएगा पीई साइन अल्फा डी अल्फा। आगे अगर बात करूं तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर ये कुछ इस तरीके से आएगी हमारे पास लाइन, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 टू थीटा अल्फा इज इक्वल टू 0 टू थीटा पीई साइन अल्फा डी अल्फा। ठीक है, अब यहां पर देखो जो ये डी डब्ल्यू मतलब छोटे छोटे डब्ल्यू को जोड़ देंगे तो बड़ा डब्ल्यू बन जाएगा। ठीक है, और पीई देखो, पी जो है, पी क्या होता है, क्यू इंटू 2l। अब क्यू आप जानते हैं कि ये परिमाण समान होगा इसका, ठीक है, निश्चित होगा। एंड एल भी ऑल्सो, बीच की दूरी जो होगी वो फिक्स होती है। तो यहाँ पर पी जो होगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और ई तो हमारे पास कांस्टेंट है ही, क्योंकि ई हमने क्या बोला, एक समान विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, एक समान। तो पी और ई जो राशियां हैं हमारे पास ये वेरी नहीं कर रही हैं, ये चेंज नहीं हो रही है। तो ये मतलब कि ये फिक्स है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। चेंज हमारे पास क्या हो रहा है, कोण चेंज हो रहा है, हम लोग उसका कोण चेंज करे जा रहे हैं। तो साइन अल्फा डी अल्फा, आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। इंटीग्रेशन में अगर साइन थीटा डी थीटा होगा तो उसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा, उसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा प्लस सी। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, आई होप आपने पढ़ा होगा, या फिर जब पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आएगी बात। माइनस कॉस थीटा हो गया, अब क्या हो गया, सॉरी माइनस कॉस अल्फा है यहाँ पे, तो अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लिमिट है, हम लिमिट को इस प्रकार से लिखते हैं 0 से लेकर थीटा। ठीक है, जो बाहर हमने लिमिट लगाई थी उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं टीई इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो माइनस है ये मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, दोबारा से लिख लेता हूं, माइनस बाहर लेकर के फिर मैं दोबारा से लिमिट लिखता हूं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। एक बार कॉस अल्फा की जगह कॉस थीटा लिखेंगे, एक बार कॉस अल्फा की जगह कॉस 0 लिखेंगे। लोअर लिमिट बाद में लिखते हैं, अपर लिमिट पहले लिखते हैं और बीच में माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू आप जैसे कि जानते हैं, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो कॉस 0 की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। इट विल बी माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1, और जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा, माइनस अंदर लेकर के जाऊंगा, तो पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला है ये बन के आया है, W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस प्रक्रिया में जब मैं द्विध्रुव को घुमाऊंगा तो द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में मुझे कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, पीई 1 माइनस कॉस थीटा, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम इसमें एक चीज और देखते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो बना कुल किया गया कार्य W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, स्पेशल कंडीशंस होती है, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। विशेष स्थितियां क्या होती हैं। नंबर 1, अगर मैं बोलूं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि मैंने क्या करा, द्विध्रुव को 90 डिग्री कोण घुमा दिया। मतलब ऐसे था द्विध्रुव, ये रहा हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र, और मैंने द्विध्रुव को पहले ऐसे था, ठीक है, पहले इस प्रकार से था, और मैंने उसको ऐसे घुमा दिया, घुमा करके ऐसी पोजीशन में ला गया, बिल्कुल सीधी। तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस 90, 1 माइनस cos 90, और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 0। cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो 1 माइनस 0, दैट मीन्स की W इज इक्वल टू पीई, ठीक है। और दूसरा केस जो है, इसमें अगर हम बोले थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब मैंने उसको इस तरीके से घुमाया, मैंने द्विध्रुव को इस तरीके से घुमाया कि सपोज ये हमारे पास द्विध्रुव था ए बी पोजीशन में, सॉरी फिर से गलत हो गया। सपोज हमारे पास ये था द्विध्रुव, हमने साम्य स्थिति में रखा हुआ था, और मैंने इसको घुमा करके ऐसे घुमा करके इस तरफ घुमा करके, इसकी ए पोजीशन ये थी, बी पोजीशन ये थी, और मैं इसको घुमा करके ऐसे ला गया, ऐसे मैंने इसको उल्टा कर दिया, इसकी ए पोजीशन इस तरफ कर दी, बी पोजीशन। तो ये कोण कितने का हो गया, ये कोण 180 डिग्री का हो गया। तो घुमा करके मैंने इसको 180 डिग्री के एंगल से
घुमा दिया, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180। यहाँ पर जो W निकल के आएगा वो आएगा PE 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू जो होती है बच्चों -1 होती है, तो ये हो जाएगा PE 1 माइनस -1, और 1 माइनस -1 मतलब 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा हमारा W इज इक्वल टू 2PE। फिलहाल के लिए आप इन रिलेशंस को अपने दिमाग में रखिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन रखिए। अगली क्लास में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, अगली क्लास में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, क्लास में आपने एंजॉय किया होगा, कुछ नया आपने आज जरूर सीखा होगा। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर जाकर आप इसे एक बार जरूर रिवाइज करेंगे, जो भी बातें बताई गई, जो भी चीजें सिखाई गई, उनको एक बार जरूर देखेंगे और अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।